हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के सर्वेइंग के क्वेश्चन नंबर 351 से 360 तक डिटेल में कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगा। सो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 351 है, गिवन दैट फॉर अ ट्राइंगुलेशन सर्वे, यहाँ पर कुछ डायमेंशंस दी हुए हैं, उनके नोटेशंस दिया है कि डी हमारा जो है डिस्टेंस है किलोमीटर में, ये ध्यान रखना आपको यूनिट्स का, और h जो है द विजिबल हॉरिजन फ्रॉम अ स्टेशन ऑफ नोन एलिवेशन अबव द डेटम। तो हमारा ये जो हॉरिजन है, दिस इज द हॉरिजन, और यहाँ पर a है जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं और यहाँ सर ले रहे हैं। सो ड्यू टू कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की वजह से हमारा जो लाइन ऑफ साइट होगा, इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी समथिंग कर्व्ड लाइन। और जो हमारा, बिकॉज यहाँ पे हॉरिजन से देख रहे हैं, तो हमारा जो ये हाइट होगा, दिस हाइट विल बी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का करेक्शन, और जो रिफ्रैक्शन का करेक्शन होगा उसके बराबर होगा। तो इसके बारे में डिटेल पिछले वीडियोस में बात कर चुका हूँ। सो जो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की जो टेंडेंसी होती है, इट कॉजेज द ऑब्जेक्ट्स टू अपीयर लोअर, ठीक है। और जो हमें स्टाफ रीडिंग मिलती है वो ज्यादा मिलती है, और इस वजह से ये दोनों करेक्शन जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं। दोनों का समीशन, एक्चुअल में जो हमारा कर्वेचर करेक्शन होता है वो सिर्फ निगेटिव होता है, विच इज गिवन बाय d²/2r, डिपेंड्स अपॉन कितनी दूरी पर हम मेजरमेंट कर रहे हैं और हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ क्या ले रहे हैं। और जो रिफ्रैक्शन करेक्शन है, जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, पुराने वीडियोस को आप देख सकते हो कंसेप्ट्स के लिए, दैट इज अप्रोक्सीमेटेड एज 1/7 ऑफ d²/2r। ये हमारा पॉजिटिव होगा। जब दोनों को आप ऐड करोगे तो जो नेट करेक्शन होगी दैट विल बी निगेटिव। तो और इसकी जो वैल्यू आती है r इज इक्वल टू 6370 किलोमीटर आप रखोगे अर्थ का मेन रेडियस, तो यू विल गेट cc प्लस cr इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.0673 ऑफ d²। ये यूनिट सेंसिटिव इक्वेशन है। d की वैल्यू आप किलोमीटर में रखोगे तो जो ये समीशन आएगा ये हमारा मीटर्स में आएगा, जो कि हमारी हाइट अबव द हॉरिजन के इक्विवेलेंट होगी जब हम हॉरिजन से किसी पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सपोज अगर हम सी बोट पर हैं एक समुद्र के बीच में, वहाँ से पॉइंट कोई ऑब्जर्व करेंगे, या कोई हम लाइट टावर देखते हैं, तो जो लाइट टावर की हाइट होगी विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट, वो हमारा h वैल्यू होगी, विच विल बी गिवन बाई माइनस ऑफ 0.0673 d²। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। जो इसका बेसिक कंसेप्ट है पॉजिटिव निगेटिव का, ये आप हमारे वीडियोज में जाकर देख सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सॉल्विंग अ राइट एंगल्ड एस्ट्रोनॉमिकल ट्राइंगल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट्स मैं डिस्कस करूंगा। कि पहले तो यहाँ पर पूछ रहा है कि हमारा राइट एंगल्ड एस्ट्रोनॉमिकल ट्राइंगल का क्या मतलब है, और ये ZPS का मतलब है, Z डिनोट कर रहा है हमारा जेनिथ, जो P है हमारा ये सेलेस्टियल पोल है, और जो हमारा S है दिस इज द स्टार। सन एक स्टार, आप अज्यूम कर लो कि हमारा जो सन है एक स्टार है, और जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल ट्राइंगल है इसको मैंने यहां पर डिफाइन किया हुआ है, जिसे हम स्फेरिकल ट्राइंगल भी बोलते हैं। इट इज फाउंड बाय द आर्क्स ऑफ ऑब्जर्वर्स मेरिडियन, वर्टिकल सर्कल एज वेल एज द आर सर्कल थ्रू द सेम सेलेस्टियल बॉडी इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल ट्राइंगल, ठीक है। तो हमारा जो जेनिथ है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो सेलेस्टियल स्फीयर, एक हमारा इमेजिनरी जो हेवनली बॉडीज का एक स्फीयर है जिस पर हमारी हेवनली बॉडीज को हम लोकेट कर सकते हैं, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो जेनिथ है। ये हमारा जो एस पॉइंट है, दिस इज द स्टार, जहां पर हमारा सन है, और दिस इज द सेलेस्टियल पोल। तो इन तीनों के आर्क के इंटरसेक्शन से जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है, ग्रेट सर्कल, एंड दीज आर कर्व्ड, तो इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ट्राइंगल। और इसके जो वर्टिसेस हैं वो हमारे जेनिथ, सेलेस्टियल पोल और सेलेस्टियल बॉडी हैं। ये ध्यान रखना है आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे हम ZPS बोल रहे हैं यहाँ पर। तो जब हमारा
वो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री का मतलब है जो एंगल जेड एस पी मीन्स ये एंगल जो है ये हमारा एंगुलर मेजरमेंट में ये 90 डिग्री है। तो इस तरह के एस्ट्रोनॉमिकल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हम एक थ्योरी यूज करते हैं जिसे बोलते हैं नेपियर्स रूल ऑफ सर्कुलर पार्ट्स, जिसके बारे में मैं ब्रीफ कर दूंगा। तो नेपियर रूल ऑफ सर्कुलर पार्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है। यहां पर मैंने सारे एलिमेंट्स दिखाए हुए हैं एस्ट्रोनॉमिकल ट्राइंगल में। ये हमारा जेनिथ हो गया, ये हमारा जो एम पॉइंट है जिसे हम एस से डिनोट किया था, दिस इज द स्टार एंड दिस इज द पोल। ये हमारे एक सेलेस्टियल स्फीयर है जो एक इमेजिनरी सरफेस है जिसके रिस्पेक्ट में हम अपनी सेलेस्टियल बॉडीज को यूनिवर्स में लोकेट कर रहे हैं। तो जेड से एम की दूरी जो है वो जेनिथ डिस्टेंस है विच इज गिवन बाय 90 डिग्री माइनस अल्फा, वेयर अल्फा जो है हमारा दिस इज एल्टीट्यूड। और जो जेड से पी की एंगुलर दूरी है, एंगुलर डिस्टेंस 90 माइनस थीटा, जो थीटा है ये हमारा एल्टीट्यूड नहीं, ये थीटा इज द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस। और जो हमारा पोलर डिस्टेंस है एम से लेके पी या एस पी जो डिस्टेंस है, इसमें अल्फा डेल जो है ये हमारा डेक्लिनेशन एंगल है। तो अगर आप देखोगे तो इस एस्ट्रोनॉमिकल में हमारे 6 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हमारी 3 साइड्स हैं और 3 एंगुलर मेजरमेंट्स हैं, एंगुलर डिस्टेंसेस है। एंगल ए है, एंगल एच है और एंगल, ठीक है। और ये जो 90 माइनस अल्फा 90 माइनस थीटा ये कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ रेस्पेक्टिव एंगल्स हैं। और यहां पे ये जो एंगल है ये हमारा जब 90 डिग्री होगा तो इट विल बी कॉल्ड 90 डिग्री राइट एंगल एस्ट्रोनॉमिकल ट्राइंगल। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब हमारा एक कंपोनेंट नोन होगा तो हमारे पास 5 कंपोनेंट्स हमारे अननोन होंगे, जिसमें हमारी 3 साइड्स होंगी और हमारी 2 जो होंगे वो एंगल्स होंगे। जो ए एंगल बन रहा है विच इज एंगल एस जेड पी एंड एंगल एस पी जेड, ये एंगल्स। तो जब किसी इस वाले थ्योरी के अकॉर्डिंग यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि ए बी सी इज ए स्फेरिकल राइट एंगल ट्राइंगल एट सी, नेपियर्स डिफाइंस द सर्कुलर पार्ट्स एज फॉलोज। जो एलिमेंट्स बनेंगे तो इन्होंने क्या किया, जो एस्ट्रोनॉमिकल ट्राइंगल था उसको एनालिसिस करने के लिए उसमें एक सर्कुलर पार्ट्स में एंगुलर डिस्टेंसेस और जो अननोन कंपोनेंट्स हैं उनको डेनोट किया। तो उसमें सबसे पहले जो हमारा पार्ट है करते हैं, उसमें हम दोनों साइड्स, जो हमारी 2 साइड्स हमारी अननोन है ए बी सी, उस राइट एंगल साइड में जो सी साइड है विच इज ए बी, इसमें हमारा एक जो है जेनिथ है और एक हमारा पोल है एंड दिस सी इज द स्टार जो कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है। एस से भी आप डिनोट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे ए और बी से, दोनों साइड्स आप सर्कुलर पार्ट में मेंशन करोगे। उसके बाद आप जाओगे 90 माइनस ए विच इज एंगल दिस which is indicated by angle SZP, which means this is Z and this is P। तो एंगल SZP आप लिखोगे तो ये हमारा एंगल A है which is complement of एंगल A। 90 माइनस अल्फा मीन्स इंडिकेट कर रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल A है। उसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइड C है, C इज द, यहाँ पे लेंथ भी जो है वो एंगुलर डिस्टेंसेस के टर्म्स में लिखी जा रही है। तो 90 डिग्री माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइड C है, ये साइड C है जो जेनिथ और पोल के बीच में जो दूरी है उसका कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद हमारा 90 डिग्री माइनस बी ऑफ एंगल बीटा, जो हमारा एंगल ZPS है, दिस एंगल, इस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है फिर हम लिख रहे हैं। तो इससे हमारा सर्कुलर पार्ट पूरा हो जा रहा है। तो हमारी ये साइकिल बनेगी। सबसे पहले आपको साइड्स लिखनी है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा जो कि एंगल जो जेनिथ में बन रहा है, उसके बाद साइड जो थर्ड साइड है उसका कॉम्प्लीमेंट, और उसका जो बाद है जो दूसरा एंगल है पोल पे बन रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट। तो इस हायरार्की इसी ऑर्डर में हम अपने कंपोनेंट्स फिल करेंगे नेपियर सर्कल में, और इसके बेसिस पर हम अपने जो अननोन कंपोनेंट्स हैं, कोई भी 3 कंपोनेंट्स जब हमें पता होंगे तो हम बाकी 2 कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। तो अगर आप इनको अरेंज करोगे तो सबसे पहले आएगा हमारा कि आपको साइड्स फिल करना है, उसके बाद जो नेपियर सर्कल है, उसके बाद आपको
एस जेड पी एंगल, जो एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट फिल करना है, उसके बाद साइड का कॉम्प्लीमेंट सी जो साइड है वो जेड पी है उसको फिल करना है, और उसके बाद एंगल जेड पी एस का कॉम्प्लीमेंट फिल करना है। इसके बेसिस पर आप जो बचे हुए पैरामीटर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो निकाल सकते हो जब हमें 3 कंपोनेंट्स पता होंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 3, 1, 2, 4 होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेपियर सर्कल फॉर राइट एंगल्ड एस्ट्रोनॉमिकल ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ मैच द फॉलोइंग करना है। इसमें पहला आइटम जो है दैट स्टार इज एट एलोंगेशन। स्टार एट इज एलोंगेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि ये हमारा हॉरिजन है, ये मान लेते हैं सन हमारा स्टार है। जब किसी भी मेरिडियन पर, ये स्टार का मेरिडियन है, ठीक है, अगर इसको फुल माने तो दिस इज द स्टार्स मेरिडियन ऑन अ सेलेस्टियल स्फीयर। तो ये हमारा स्टार ऐसे इस मान लेते हैं इस पर घूम रहा है। तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, मैक्सिमम दूरी पर होगा फ्रॉम अ मेरिडियन, तो इसे कहा जाएगा, ये ईस्टिंग होगी या वेस्टिंग के टर्म्स में लिखा जाता है। और ये हमारा अर्थ है, अर्थ पर हम पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टार को, तो इट इज एक्सप्रेस विथ रिस्पेक्ट टू ईस्ट स्टार वेस्ट मेरिडियन। तो एलोंगेशन का मतलब है स्टार इज एट एलोंगेशन मीन्स कि हमारा जो स्टार है इट इज एट अ ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, स्टार एट अ प्राइम वर्टिकल, प्राइम वर्टिकल हमारी ये जो हमारा दिस इज द प्राइम वर्टिकल, ये जो ग्रेट सर्कल बन रहा है विच इज पासिंग थ्रू द जेनिथ एंड द नडीर पॉइंट। ये जेनिथ है हमारा हाईएस्ट पॉइंट और ये लोवेस्ट पॉइंट है हमारा सेलेस्टियल स्फीयर का। इससे जो कोई भी स्टार हमारा पास हो रहा है, तो उस केस में हमारा एस्ट्रोनॉमिकल ट्राइंगल जो होगा इज राइट एंगल्ड एट जेनिथ होगा। ठीक है, ये क्लियर है फोटो से। और स्टार एट हॉरिजन में, स्टार एट हॉरिजन में इस पोजीशन में जो हमारा हॉरिजन है, यहां पर जो सन की पोजीशन दिख रही है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये इट इज ऑन द हॉरिजन। तो उस केस में हमारा जो एल्टीट्यूड होगा वो 0 होगा। ठीक है, और जो जेनिथ डिस्टेंस होगी दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। जेनिथ डिस्टेंस मीन्स जो अगर इस पोजीशन पे देखेंगे आप, दिस इज जो डिस्टेंस होगी, ये एंगुलर डिस्टेंस, ये हमारी 90 डिग्री होगी। ठीक है, और एल्टीट्यूड जो होगा हमारा 0 होगा फॉर दी स्टार एट दी हॉरिजन। तो हमारा स्टार एट हॉरिजन के लिए ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। और स्टार एट इट्स कल्मिनेशन, कि जब कोई भी सेलेस्टियल बॉडी अपने ऑब्जर्वर्स मेरिडियन को क्रॉस करता है तो उसको बोलते हैं स्टार इज एट कल्मिनेशन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डी का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा व्हेन इट क्रॉसेस दी ऑब्जर्वर्स मेरिडियन। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा 4, 1, 2, 3। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक पॉइंट एम दिया हुआ है जिसके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दिए हुए हैं, और दूसरा एक पॉइंट एन दिया है जिसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स दिए हुए हैं। इसमें एस जो इंडिकेट कर रहा है साउथ को इंडिकेट कर रहा है, ई हमारा ईस्टिंग है, नॉर्थ हमारा नॉर्दर्न है, और वेस्ट हमारा वेस्टर्न है। तो अगर इसको इस पॉइंट को लोकेट करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे जो वर्टिकल मेरिडियंस हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं हमारे लॉन्गिट्यूड्स को। ठीक है, इट मीन्स अगर हमारा पॉइंट एम देखें तो 30 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 30 डिग्री नॉर्थ आप इस मेरिडियन पे आ जाएंगे, दिस इज द मेरिडियन। थर्टी डिग्री नॉर्थ, अभी तो हम हॉरिजेंटल पे चल रहे हैं, 30 डिग्री नॉर्थ पे हमारा ये हमारा जो होगा, जो पहली हमारी वैल्यू दी है वो लैटिट्यूड की दी है। तो लैटिट्यूड जो है हमारा हॉरिजेंटल मेरिडियन है, दिस हॉरिजेंट इज अ लैटिट्यूड, दिस पैरेलल्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड। तो जब भी स्फीयर में अर्थ बिकॉज 3 डायमेंशन बॉडी है, तो 3 डायमेंशन में जब हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के रेस्पेक्ट में लोकेट करेंगे। तो लैटिट्यूड हमारा 15 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, और 30 क्रॉस 15, तो इट मीन्स, और 30 हमारा वेस्ट में है,
30 इज नॉर्थ, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप गए 30 डिग्री और 15 डिग्री वेस्ट पे गए, तो ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, तो 15 डिग्री आपका यहाँ सेंटर में, तो हमारा जो पॉइंट यहाँ एम है वो यहाँ पर सिचुएटेड है। इसी तरह आपका जो एन पॉइंट है वो कहाँ पर है, वो 20 डिग्री साउथ और 25 डिग्री ईस्ट। 20 डिग्री साउथ इज हमारा लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल मेरिडियन हो गया, और 30 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट, 25 डिग्री ईस्ट इज वर्टिकल मेरिडियन ऑन द ईस्ट डायरेक्शन, तो ये हमारा 25 डिग्री समवेयर बिटवीन दिस, तो हमारा ये पॉइंट एन है और हमें इन दोनों पॉइंट की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इसका मैं बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूं कि कैसे कोसाइन रूल से आपको ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट करनी रहती है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम ली है जिसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे कि हमारे दो पॉइंट्स हैं जिनके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स दिए हुए हैं, ये दोनों लॉन्गिट्यूड्स हैं नॉर्थिंग में, और ये लैटिट्यूड्स हैं, और इन दोनों देयर लॉन्गिट्यूड्स आर 50 डिग्री 12 डिग्री ईस्ट एंड 54 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये टाइपोग्राफिकल एरर है, हमारा जो 12 डिग्री ये हमारा लैटिट्यूड्स है, एक्चुअली कंफ्यूज मत होइए आप, इसको मैं काट कर लैटिट्यूड कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ए पॉइंट के हमारे लैटिट्यूड दिए हुए हैं और ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, और हमें दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन दिखाया हुआ है, ये लैटिट्यूड्स हमारे 15 डिग्री हॉरिजेंटल मेरिडियन को इंडिकेट कर रहा है, और 12 डिग्री 6 मिनट ये हमारा मेरिडियन है, और ये हमारा लॉन्गिट्यूड है दो पॉइंट्स के लिए। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो हमारे एक बी हो जाएंगे, हमें ये दूरी निकालनी है, बिकॉज ये हमारा एक एंगुलर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में निकालना होगा, बिकॉज ये स्फेयर पे हम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, बी की वैल्यू निकालनी, स्मॉल बी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू, ये हमारा पोल है, पोल से जो हमारा ए पॉइंट है दैट इज गिवन एज बी, स्मॉल बी, और पी से बी की दूरी जो है वो स्मॉल ए है, मीन्स एंगल बी के अपोजिट स्मॉल बी है और एंगल ए के अपोजिट स्मॉल ए है। ठीक है, तो हमारा ए पी जो दूरी होगी दैट विल बी गिवन बाई 90 डिग्री माइनस लैटिट्यूड ऑफ ए। ठीक है, तो लैटिट्यूड ऑफ ए हमें 15 डिग्री दिया है, तो 75 डिग्री आ जाएगा बी की वैल्यू, और ए की वैल्यू जो होगी दैट विल बी बी पी। तो बी पी में हमारा 90 डिग्री इसलिए कर रहे हैं बिकॉज टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारी 90 डिग्री है। ठीक है, और ये लैटिट्यूड जो है हमारा ये यहां से मेजर किया जा रहा है इक्वेटर से। ठीक है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, तो इस डायरेक्शन में हमारा जो लैटिट्यूड है वो मेजर किया जा रहा है। तो टोटल 90 डिग्री में से आपको ये 12.6 डिग्री हटा दोगे तो ये एंगुलर डिस्टेंस हमें मिल जाएगी, तो इसीलिए माइनस किया गया है। तो 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री 6 मिनट्स में, तो हमारा ये ए और बी की वैल्यू हमें इस तरह निकालनी है। फिर आया हमारा एंगल ए पी बी, मीन्स हमें ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल निकालने के लिए आपने क्या किया, जो हमारे ये वैल्यूज दी हुई थी दोनों के डिफरेंस दिए थे लॉन्गिट्यूड्स के, 54 डिग्री और 50 डिग्री ईस्टिंग, दोनों ईस्टिंग है। अगर हमारा वेस्टिंग होता तो आपको माइनस साइन लेना है। ये ध्यान रखना है कि अगर सदर्न हेमिस्फीयर, ये सपोज ये ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, तो ईस्टिंग और नॉर्थिंग के लिए आपको सारे प्लस में लेने हैं और वेस्ट और साउथ के लिए आपको निगेटिव में लेना है, जैसे कि क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो हमारा दोनों ईस्टिंग में है तो इसलिए हमें दोनों के सेम साइन रहेंगे, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड जो होगा वो ये एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस अलोंग द ग्रेट सर्कल पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, नोइंग द 2 साइड्स, अब हमें 2 साइड्स पता है और एक हमारा एंगल पता है, एंगल ए पी बी। तो थर्ड साइड ए बी, हमें ए बी निकालना है जो कि ग्रेट सर्कल पे कहीं लाई कर रही होगी, दैट कैन बी यूज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल ये कहता है कि जो हमारा कॉस पी है, ठीक है, कॉस पी इज द, ये पी हमारा एंगल है, उसका कोसाइन वैल्यू जो है कॉस स्मॉल पी माइनस कॉस ए कॉस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी। साइन ए और साइन बी हमारी जो इंडिकेट किया है ये एंगुलर डिस्टेंसेस हैं ए पी और बी पी। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस पी आपको निकालना है बिकॉज
कॉस पी जो करस्पॉन्ड कर रहा है हमारा, ये डिस्टेंस थर्ड साइड को करस्पॉन्ड कर रहा है, दिस इज कोसाइन ऑफ थर्ड साइड पी। तो कॉस पी, इसको सिंप्लीफाई करोगे, जो आपकी बी ए बी की वैल्यूज आई हैं वो सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारी ये वैल्यूज आ जाएंगी। और जो हमारा आर्क है वो होगा हमारा रेडियस इंटू सेंट्रल एंगल। अब ये हमारा जो आया ये आपकी एंगुलर डिस्टेंस आई आर्क के टर्म्स में। ये हमारा 4 डिग्री 40 मिनट इज इक्वल टू 4.7 डिग्री। तो 4.7 डिग्री को आपने रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया है, तो पाई बाई 180 से आपका मल्टीप्लाई होगा, और वो सेंट्रल एंगल हमारा 630, इसकी जो लेंथ होगी थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क जो होगा वो हमारा आर थीटा होगा। तो आपने थीटा जो है इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगुलर डिस्टेंस है वो आपने निकाली स्मॉल पी, बिकॉज ये सारी एंगुलर डिस्टेंसेस के टर्म्स में मेजर कर रहे हो आप। तो थीटा की वैल्यू आपने इसकी पी की रख दी, तो हमारा जो डिस्टेंस आया इन दोनों पॉइंट्स में 522.54 किलोमीटर आया। इसी तरह आप सारी वैल्यूज जो उसमें दी हुई हैं क्वेश्चन में आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो कोसाइन ऑफ एम एन वैल्यू, यहाँ पर जो वैल्यूज दी हैं क्वेश्चन में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो कोसाइन के टर्म्स में दी हुई, इट मीन्स वो कॉस ऑफ एम एन की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री कॉस 70 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। आप एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट पे आपको वैल्यूज निकालनी, बस ध्यान रखना है कि जो वेस्टिंग और साउथिंग में जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स की वैल्यूज दी हुई हैं उनको आपको निगेटिव में रखना है, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा, अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारा साइन 60 70 40 60 70 40 जो होगा करेक्ट ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, या मैच द फॉलोइंग करना है। इसमें पहला जो आइटम है दैट इज प्रिंसिपल पॉइंट। तो प्रिंसिपल पॉइंट इन सब के बारे में पुराने वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं कि प्रिंसिपल पॉइंट हमारा वो पॉइंट होता है जो हमारा कैमरा है, कैमरा का लेंस है, उसका जो ऑप्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल फोटोग्राफ के लिए अगर हम बात करें तो जो ऑप्टिकल एक्सिस है जो हमारा फोटोग्राफ के एक्स वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होकर जा रहा है, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज द प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ द फोटोग्राफ। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट कोइंसाइड करेगा जो फोटोग्राफ का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, और जो हमारा स्पेस में हमारी लेंस ने, कैमरा की लेंस ने पोजीशन ऑक्युपाई की है, दैट इज एक्सपोजर स्टेशन। ठीक है, और जो हमारा आइसोसेंटर है, आइसोसेंटर का मतलब ये है कि जब हमारा फोटोग्राफ टिल्टेड होगा, टिल्टेड मींस जब जो कैमरा है इट इज इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल अनइंटेंशनली अप टू 4 डिग्री। ठीक है, उस केस में जब आप कोई भी प्लम्ब लाइन खींचोगे तो इट विल पास थ्रू अ फोटोग्राफ एट अ पॉइंट कॉल्ड नैडिर पॉइंट, मतलब ठीक है। और जो हमारा ऑप्टिकल एक्सिस होगा दिस विल करस्पॉन्ड टू प्रिंसिपल पॉइंट, दिस इज द प्रिंसिपल पॉइंट। तो प्रिंसिपल पॉइंट से जो नैडिर पॉइंट की दूरी है, ठीक है, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है हमारा, दिस इज एंगल ऑफ टिल्ट। तो इस टिल्ट का जो बाइसेक्टर एंगल है, इस दोनों इस डिस्टेंस को बाइसेक्ट करेगा और इसकी जो दूरी होगी ये निकल कर आती है f10 t/2। ठीक है, तो आइसोसेंटर इज द पॉइंट ऑन द फोटो दैट फॉल्स ऑन अ लाइन अप्रोक्सीमेटली हाफ वे बिटवीन द प्रिंसिपल पॉइंट एंड द नैडिर पॉइंट। ये इसकी दूरी हाफ दूरी है, और इट इज अ लाइंग ऑन द लाइन विच इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ टिल्ट, जो कि हमारा प्लम्ब लाइन और जो हमारा कैमरा का ऑप्टिकल एक्सिस है जो कि प्रिंसिपल पॉइंट को करस्पॉन्ड कर रहा है, उससे फॉर्म हुआ एंगल जो टिल्ट एंगल ऑफ टिल्ट उसको करस्पॉन्ड करेगा। तो दिस इज फोटोग्राफ नैडिर पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा थर्ड कंसेप्ट आइटम है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब ये है कि जनरली जब हम अपनी फ्लाइट प्लानिंग करते हैं तो हमारी जो फोटोग्राफ्स रहती हैं वो एरोप्लेन की जो नोज की डायरेक्शन है हमारी, वो फ्लाइट लाइन के डायरेक्शन में होती है। बट होता क्या, जब एक्चुअल में साइट पर हम जब जाते हैं एरियल सर्वे करने, तो विंड के इफेक्ट से
हमारी जो फोटोग्राफ्स हैं वो इंक्लाइंड हो जाती हैं। जैसा कि ये हमने प्लान किया था, जो इंटेंडेड कोर्स था, जो हमने डिजायर्ड था कि हम एक सीधी स्ट्रेट एंड पैरेलल कोर्सेज में अपनी फ्लाइट करेंगे, बट एक्चुअल में ड्यू टू इफेक्ट ऑफ क्रॉस विंड्स, बिकॉज हम सफिशिएंट हाइट पे हम एरियल फोटोग्रामेट्री से फोटो ग्राउंड की ले रहे हैं, तो विंड के इफेक्ट से हमारी ये फोटोग्राफ्स, जो एरोप्लेन होगा, एक्चुअल फ्लाइट लाइन जो होगी वो इस तरह होगी। तो एक्चुअल फ्लाइट लाइन और जो इंटेंडेड फ्लाइट लाइन थी उसके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट एंगल। और इस शिफ्ट को बोलते हैं, इस फेल्योर को बोलते हैं कि एयरक्राफ्ट अपनी अलोंग द फ्लाइट लाइन नहीं फॉलो कर पा रहा है, उस प्रोसेस फेनोमेना को बोलते हैं ड्रिफ्ट। और इससे होगा क्या, हमारा जो फॉरवर्ड लैप है एंड जो लेटरल यानी साइड ओवरलैप है ये रिड्यूस हो जाएगा, और इसकी वजह से चांसेस होंगे कि हमारा गैप बन जाएगा फोटोग्राफ्स में, बिकॉज ओवरलैप इज मोस्ट रिक्वायर्ड फॉर स्टीरियोस्कोपिक फॉर स्टडी ऑफ द टेरेन। ठीक है, तो ये फेनोमेना तो ड्रिफ्ट हो गया। और दूसरा फेनोमेना होता है कि जब हमारा कैमरा जो है, ये हमारी फोटोग्राफ है, अगर ये स्क्वायर फोटोग्राफ है, स्क्वायर फोटोग्राफ मीन्स the photograph is exactly perpendicular to the flight line, but जनरली जो कैमरा होगा हमारा इट इज नॉट स्क्वायर विद द फ्लाइट लाइन। ठीक है, इट इज इंक्लाइंड विथ लाइन ऑफ फ्लाइट एट सर्टेन एंगल विच इज नोन एज क्रैब एंगल। ठीक है, तो जो हमारी एज ऑफ फोटोग्राफ है, अगर आप उसको एक्सटेंड कर दोगे तो जो आपको एंगल मिलेगा बीटा, दिस इज क्रैब एंगल। ठीक है, तो ये जनरली जब होगा कि जब हमारा जो फोटोग्राफ है वो हमारा स्क्वायर नहीं है, व्हेन कैमरा इज नॉट स्क्वायर विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट एट द टाइम ऑफ एक्सपोजर। तो जो एंगल बनेगा फ्लाइट लाइन, दिस इज द फ्लाइट लाइन जो हमने इंटेंडेड कोर्स किया था, और जो हमारी इसकी एज है फोटोग्राफ की, उसके बीच में जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज क्रैब एंगल, और इस फेनोमेना को बोलते हैं क्रैब। तो जनरली जब हमारी फोटोग्राफ्स हम इंटेंशनली ये इफेक्ट इंड्यूस करके रखते हैं कि हमारी जो कैमरा है वो आउट ऑफ स्क्वायर रहे एट अ सर्टेन एंगल, मैक्सिमम एंगल इज परमिटेड इज 10 डिग्री अराउंड, कि जब हमारा क्रॉस विंड हो तो उसके इफेक्ट से हमारा जो फ्लाइट है वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर जाए और हमें डिजायर्ड ओवरलैप और लेटरल ओवरलैप मिले। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो हमारा क्रैब इफेक्ट है, क्रैबिंग इज इंटेंशनली इंट्रोड्यूस्ड टू अवॉइड ड्रिफ्ट, मीन्स ड्रिफ्ट को अवॉइड करने के लिए हम इंटेंशनली क्रैब को इंट्रोड्यूस करते हैं, सो दैट जब विंड चलेगी तो हमारी ये जो कैमरा आउट ऑफ स्क्वायर था वो स्क्वायर हो जाएगा और हमारी फ्लाइट ऑफ लाइन ऑफ फ्लाइट जो होगी वो डिजायर्ड लोकेशन पर होगी, जिससे हमारा जो फॉरवर्ड और लेटरल ओवरलैप है वो मेंटेन्ड रहेगा। तो अगर आप यही सेम ऑप्शंस देखोगे इसमें प्रॉब्लम में, कि हमारा जो प्रिंसिपल पॉइंट है दैट इज the point where a perpendicular drop from the front nodal point strikes the photograph। आप फर्स्ट नोडल पॉइंट वहां मान सकते हो जो हमारा एक्सपोजर स्टेशन है। ठीक है, तो ए का हमारा थर्ड हो जाएगा। आइसो सेंटर जो होगा हमारा, इट इज द पॉइंट एट विच द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ टिल्ट मीट्स द फोटोग्राफ, जो कि हमारा एक्स और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शंस को कोइंसाइड करेगा। क्रैब जो होगा हमारा, दिस इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द फ्लाइट लाइन एंड द एजेस ऑफ फोटोग्राफ इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, जो कि हमारा ड्रिफ्ट को रिड्यूस करने के लिए करते हैं, सो दैट जो हमने डिजायर्ड फ्लाइट लाइन प्लान किया उसके अकॉर्डिंग हमारा फ्लाइट चले। और ड्रिफ्ट इज द प्रोसेस ऑफ फेल्योर ऑफ एरोप्लेन टू नॉट टू स्टे ऑन द प्री डिटरमाइंड फ्लाइट लाइन, जो हमने प्लान किया था विंड के इफेक्ट की वजह से वो हमारी ड्रिफ्ट हो गई। ड्रिफ्ट मीन देयर इज अ शिफ्ट इन द फ्लाइट लाइन। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स निकालना है। इसके लिए आप मेरा एरियल फोटोग्रामेट्री पर मैंने लेक्चर बनाया है जिस पर नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने डिटेल्ड प्रोसीजर समझाया हुआ है, उसे आप रेफर कर सकते हो। यहाँ पे मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ ये आपको देखना है कि हमको जो एरिया कवर करना है वो उसमें डायमेंशंस लेंथ इनटू ब्रेड्थ फॉर्म में है
या हमारा टोटल एरिया के फॉर्म में। बस इसके बेसिस पे आप नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स कैलकुलेट करोगे। जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले चेक करोगे कवर्ड एरिया हमारा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ए है, मीन्स टोटल एरिया दिया, आपको ग्राउंड की डायमेंशंस नहीं दी है इस प्रॉब्लम में। तो सिंपल आपको क्या करना है कि टोटल एरिया दिया हुआ है, ए स्मॉल एरिया कवर्ड बाई 1 फोटोग्राफ ऑन ग्राउंड निकालना है। ठीक है, तो एक फोटो हमारा क्या ग्राउंड में कवर कर रही है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो लेंथ, ग्राउंड लेंथ जो होगी हमारी कवर्ड बाई 1 फोटोग्राफ इज गिवन बाई 1 माइनस PL इंटू स्केल इंटू लेंथ। तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप इज 60%, तो हमारा ये वैल्यू 0.4 हो जाएगी। स्केल हमारा जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर्स है, और हमारी लेंथ ऑफ 1 फोटोग्राफ इज, जो दी है लेंथ यहाँ पर वो 18 सेंटीमीटर्स दी है। तो 18 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको सॉल्व करोगे, विल गेट 360 मीटर्स। मीन्स 18 सेंटीमीटर की फोटोग्राफ अगर उसकी लेंथ 18 सेंटीमीटर है तो वो ग्राउंड में हमारी 360 मीटर कवर कर रही है। उसी तरह जो ग्राउंड में विड्थ कवर करने के लिए हमारी एक फोटोग्राफ कवर कर ली, उसके लिए आपको साइड ओवरलैप जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप लेना होगा, इनटू स्केल सेम है और विड्थ जो फोटोग्राफ की है तो ये 1 माइनस 33.3% है, इनटू स्केल हमारी सेम है 50 मीटर्स और विड्थ भी हमारी 18 सेंटीमीटर है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो विल गेट 600 स्क्वायर मीटर, 600 मीटर। तो विड्थ के डायरेक्शन में हमारा 600 मीटर कवर कर रहा है। इट मीन्स कि विड्थ जो फोटोग्राफ की है उसके करस्पॉन्डिंग हमारी जो डायमेंशन कवर हो रही है एक फोटोग्राफ से वो 600 मीटर कवर हो रही है। तो इसका मतलब एक फोटोग्राफ से जो हमारा एरिया कवर्ड हो रहा है दैट इज 360 मीटर इंटू 600 मीटर्स। तो टोटल एरिया हमारा 108 किलोमीटर स्क्वायर था। तो नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स सिंपली ए बाई स्मॉल ए हो जाएंगी, यानी 108 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई, इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.216 किलोमीटर स्क्वायर। तो आप 0.216 से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट 500 एग्जैक्टली नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड टू कवर दी टोटल एरिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी इमेजेस ऑफ अ फोटोग्राफ्स हैव अ पैरालॉक्स डिफरेंस ऑफ 1.8 mm। पैरालॉक्स डिफरेंस के लिए पुराने वीडियोस को आप देख सकते हो, वहाँ पे मैंने इसका कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। सो दो पॉइंट्स में जो पैरालॉक्स डिफरेंस है डेल्टा P इज गिवन एज 1.8 mm और एवरेज फोटोग्राफ बेस जो है दैट इज BM इज 88.2 mm, जो कि हमें फोटोग्राफ के करस्पॉन्ड कर रहा है। इसको हम कभी कभी बोलते हैं प्रिंसिपल बेस भी बोलते हैं। तो अभी कभी एग्जाम में आपको लिख कर आता है कि प्रिंसिपल बेस, तो इट इज सेम एज फोटोग्राफिक बेस। और जो फ्लाइंग हाइट है एवरेज टेरेन से, एवरेज ग्राउंड लेवल से, जिसमें हमारा एक पॉइंट लोकेटेड है। तो डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है, ये अज्यूम करते हुए कि एक पॉइंट जो है हमारा वो हमारा ग्राउंड पे है और दूसरा पॉइंट हमारा कहीं हाइट पर है। तो एच डेल्टा पी BM प्लस डेल्टा P, ये आपको सिंपली फॉर्मूला यूज करना है। इसके डेरिवेशन के लिए आपको मैंने यहाँ पे फोटो दिखाई हुई है कि यहाँ पे जो पैरालॉक्स डिफरेंस है ड्यू टू शिफ्ट इन दी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की वजह से जो हमारा शिफ्ट आ रहा है फोटोग्राफ में किसी भी ऑब्जेक्ट के, उसके करस्पॉन्डिंग हम उन दो पॉइंट्स के बीच में एलिवेशन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे जो डेल्टा H है इसकी वैल्यू जो आएगी 4000, आपका फ्लाइंग हाइट दिया है 1.8 mm, दो ऑब्जेक्ट्स के करस्पॉन्डिंग हमारा पैरालॉक्स डिफरेंस दिया है, डिवाइडेड बाई 88.2 हमारा फोटोग्राफिक बेस दिया है, इनटू प्लस 1.8 mm। इसको आप सॉल्व करोगे यू विल गेट एग्जैक्टली 80 मीटर एज द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन दी टू पॉइंट्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। और जो हमारा
ये पॉइंट है जो ऑब्जर्वेशन, दो टाइम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टाइम ऑफ एक्सपोजर्स के बीच में जो दूरी है, दिस इज एयर बेस। और इस एयर बेस के करस्पॉन्डिंग जो हमारा फोटोग्राफ पे जो फोटोग्राफिक बेस है, जो कि हम स्टीरियोस्कोपिक जब स्टडी करते हैं तब निकालते हैं, तो वो दैट इज BM, जो कि यहाँ पे 88.2 mm दिया है, जिसे हम फोटोग्राफिक बेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ट्रैवर्स दिया हुआ है और हमें लोकल अट्रैक्शन निकालना है। तो लोकल अट्रैक्शन जनरली जब हम सर्वे करते हैं कंपास से, तो मैग्नेटिक कंपास में अगर कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ इन्फ्लुएंस आता है, तो हमारा वो रिफ्लेक्शन जो होता है बियरिंग्स के चेंज में दिखता है। तो आपको जो बियरिंग्स दिए हैं एक ट्रैवर्स की, वो दी हुई हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा ट्रैवर्स में किस स्टेशंस पे हमारा लोकल अट्रैक्शन की वजह से एरर इंट्रोड्यूस्ड हुई है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में। सबसे पहले आप सिंपली आप डायग्रामेटिकली ड्रॉ करिए, तो आपको कभी भी कुछ भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा ट्रैवर्स ए से स्टार्ट हुआ और ए से बी की तरफ हम गए, तो ए से बी की तरफ जो हमारा कंपास का जो मेजरमेंट होगा वो हमारा 4 बियरिंग होगा ए से बी, और दैट इज गिवन एज 45 डिग्री 45 मिनट्स। ठीक है, और ये हमारा बी स्टेशन था। और बी पे हमारी ए बी की जो बैक बियरिंग है, मींस ए बी की बैक बियरिंग का मतलब है कि बी स्टेशन से ए की तरफ हमने जो मेजरमेंट किया, तो बी ए की जो बियरिंग मेजरमेंट आई वो हमारी आई, यहां पे देख लेते हैं आप, 226 डिग्री 10 मिनट्स जो दी हुई है टेबल में, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब आप देखोगे सिंपल ज्योमेट्री से कि अगर ये 4 बियरिंग हमारी ए स्टेशन से बी की तरफ मेजर करने पे ये थी, तो हमारी ये जो वैल्यू होनी चाहिए थी, इसमें अगर आप प्लस 180 डिग्री ऐड कर दोगे तो वो वैल्यू होनी चाहिए थी। तो इसको आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 225 डिग्री 45 मिनट्स। बट एक्चुअल में हमारी बी स्टेशन पर जो हमारी रीडिंग मेजर हुई वो 226 डिग्री 10 मिनट हुई, जो कि ज्यादा थी। ज्यादा का मतलब है यहां पर हमारी एरर है। इन दोनों को माइनस कर दोगे तो एरर आ जाएगी आपकी प्लस 25 मिनट्स कि आपको यहां पर ज्यादा रीडिंग मिली। और हमारा ट्रू जो रीडिंग होनी चाहिए थी, अगर यहां पे लोकल अट्रैक्शन नहीं होता तो ये होनी चाहिए थी। अब हम जब बी से सी की तरफ गए, ठीक है, बी से सी की तरफ अब जब गए, मेजर किया आपने, तो बी से सी की तरफ आपको मिल रहा है 96 डिग्री 55 मिनट इज 4 बियरिंग। ठीक है, लेकिन दिस इज ऑब्जर्व्ड एट बी स्टेशन। बी से सी की तरफ आप गए, 96 डिग्री 55 मिनट्स मेजर किया, बट यहां पर ऑलरेडी 25 मिनट्स की एरर थी। इसका मतलब ये यहां पे जो बियरिंग मेजर हुई वो 25 मिनट ज्यादा मेजर हुई। तो यहां पर इसकी जो ट्रू बियरिंग होनी चाहिए थी आफ्टर करेक्शन, अब प्लस में एरर है तो आपको करेक्शन माइनस करोगे, तो माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 25, आप माइनस करोगे 96 डिग्री 30 मिनट्स। अब 96 30 मिनट्स अगर 4 बियरिंग थी ये एंगल, तो ये एंगल होने के लिए हमारा वन 180 आपको ऐड करना होगा सिंपली। तो ये एंगल आप 180 डिग्री प्लस 96 डिग्री 30 मिनट आपको थ्योरेटिकली कैलकुलेट करना है और कंपेयर करना है कि हमारी बैक बियरिंग आ क्या रही है। तो यहां पे इसको कब कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 276 डिग्री 30 मिनट्स। और एक्चुअल में हमारी क्या रीडिंग है यहां पर जो मिली हमें 277 डिग्री 5 मिनट्स। इसका मतलब यहां पर फिर से हमारी ज्यादा है रीडिंग, ये इसका मतलब यहां पर एरर है, इस स्टेशन पर भी हमारी एरर है। और इन दोनों को आप डिफरेंस करोगे तो यू विल गेट एरर ऑफ प्लस 35 मिनट्स। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट सी ध्यान रखनी है। यहां पर भी हमें सी स्टेशन पे भी एरर मिली 35 मिनट की, और जो हमारी ट्रू बियरिंग थी वो ये होनी चाहिए थी। सी पर जो मेजरमेंट किया आपने ये मिलना चाहिए था, तो सी स्टेशन पे भी एरर हो गई। इसका मतलब अब फर्दर जो हम सी से
डी की तरफ मेजर कर रहे हैं, तब हमारा मिल रहा है 29 डिग्री 45 मिनट्स। ये आपने मेजर किया सी पे, इसका मतलब यहां पर एरर थी क्योंकि 35 मिनट की, तो आपने एरर की वजह से ये एंगल ज्यादा मेजर कर लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारी जो ट्रू बियरिंग मेजर होनी चाहिए थी वो 35 डिग्री से मिनट से माइनस करोगे तो विल गेट 29 डिग्री 10 मिनट्स। ये ट्रू बियरिंग थी, तो जो आपको ये एंगल मिलेगा विच इज द बैक बियरिंग ऑफ सी डी, वो हमारा होगा, इसमें आप 180 डिग्री ऐड कर दोगे सिंपल ज्योमेट्री से, तो ये एंगल आएगा आपका 209 डिग्री 10 मिनट्स। तो आप जब कंपेयर करोगे डी से सी की 4 बियरिंग तो एग्जैक्टली आपको 209 डिग्री 10 मिनट्स मिल रही है। तो आप देख रहे हो कि आपको ट्रू बियरिंग निकालना है और उसको कंपेयर करना है कि एक्चुअल हमारी 4 बियरिंग या बैक बियरिंग कितनी होनी चाहिए थी, और उसके रेस्पेक्ट में हमारा आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारी लोकल अट्रैक्शन की वजह से एरर कहाँ हो रही है। तो आपको एक एरर 25 मिनट की बी स्टेशन पर मिली और सी स्टेशन पे 35 मिनट की एरर मिली। इसका मतलब बी और सी पे हमारा ये लोकल अट्रैक्शन से ये स्टेशन अफेक्टेड है। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करने के लिए सारा कंसेप्ट बताया, तो आप ध्यान रखोगे डी पर आपको एग्जैक्टली वही बियरिंग मिल रही है। जब आप इस जगह कंपास लेके जाओगे तो कंपास से आपको इस लाइन के लिए जो बियरिंग मिलेगी वो सेम बियरिंग मिलेगी जो यहाँ पर मेजर हुई। इसका मतलब हमारा इस जगह स्टेशन पर कोई भी लोकल अट्रैक्शन नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर असर्शन रीजन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन 359 है कि नॉटिकल सेक्सटेंट इज यूज्ड इन हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग में हम जो जितना भी ओशियंस में जो मेजरमेंट करते हैं, जैसे हम लेवलिंग करते हैं ग्राउंड पर, वहां पर रिड्यूस लेवल्स मेजर करते हैं, यहाँ पर हम डेप्थ ऑफ वाटर मेजर करते हैं विच इज नोन एज साउंडिंग। तो साउंडिंग्स मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो कि बोट में हम जनरली ट्रेवल करके यूज करते हैं टू मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर्स विच इज नोन एज नॉटिकल सेक्सटेंट। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें ये आर्म जो हमारी कहलाती है ये हमारी इंडेक्स आर्म होती है, और भी कई सारे इसमें बेसिक जो एलिमेंट्स होते हैं, इंडेक्स ग्लास होता है। ठीक है, यहाँ पे हॉरिजन ग्लासेस होते हैं, वर्नियर लगा होता है हमारी रीडिंग के लिए, ये मिरर ग्लास होता है। तो इन सब से हम अपनी इस इंस्ट्रूमेंट से वी कैन मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर, एंड दैट्स व्हाई हम इसे हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग में यूज करते हैं, जहां पर हम जो ओशियन की स्टडीज है साउंडिंग्स लेके मेजर करते हैं। तो साउंडिंग का मतलब जैसे रिड्यूस लेवल, जब आप ग्राउंड सर्वेइंग में लेवलिंग में रिड्यूस लेवल्स बोलते हो, वैसे ही हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग में जो डेप्थ ऑफ वाटर उसे हम साउंडिंग्स बोलते हैं, विच इज मेजर्ड बिलो द वाटर सरफेस। तो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइज एंड फॉल मेथड इज प्रेफर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ लेवल्स इन इंपॉर्टेंट वर्क्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिकॉज जो राइज एंड फॉल मेथड है ये हमारा बहुत ही एक्यूरेट मेथड होता है, सिंपल मेथड होता है और बट स्लो मेथड होता है, बिकॉज यहां पर हम राइज एंड फॉल हर दो स्टेशंस के बीच में निकालते हुए चलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इंटरमीडिएट स्टेज में ही अगर कोई हमारी एरर आ रही है तो वी कैन रेक्टिफाई। तो इसमें जो अरिथमेटिकल एरर चेक परफॉर्म करते हैं उसमें समीशन ऑफ बैक साइड, समीशन ऑफ फोर साइड्स का डिफरेंस जो होना चाहिए, सिग्मा राइज, समीशन ऑफ राइज और समीशन ऑफ फॉल का डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। और जो लास्ट आरएल है, यहाँ पर लास्ट स्टेशन बी है, उसका जो आरएल है उससे आपको माइनस करना है स्टार्टिंग स्टेशन का आरएल से। तो ये तीनों हमारी बराबर होनी चाहिए किसी भी स्टेज पे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंटरमीडिएट स्टेज पे भी हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हमारी एरर कहाँ पे रह गई है सर्वे में। तो जहां पर भी हमें प्रेसिशन चाहिए, प्रिसाइज वर्क करना है, प्रिसाइज सर्वेइंग करना है, तो प्रिसाइज लेवलिंग वर्क के लिए हम राइज एंड फॉल मेथड यूज करते हैं। एंड इट इज ऑल्सो मेथड फॉर इस्टेब्लिशिंग द बेंचमार्क्स। इस मेथड को बेंचमार्क इस्टेब्लिश करने के लिए इसीलिए यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये विजुअल इंडिकेशन ऑफ टोपोग्राफी दे देता है, जिससे कि हमें एक्चुअल टेरेन का पता चल जाता है। इसी वजह से जो हमारे प्रोफाइलिंग वर्क्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, वहां पर हम राइज एंड फॉल मेथड यूज करते हैं। सो करेक्ट आंसर इसका भी ऑप्शन ए होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के फर्दर वीडियोस मैं बनाता रहूंगा। थैंक यू।